यस सर। यस सर। अच्छा जी, ठीक है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सोल्डरिंग एंड ब्रेजिंग। Soldering and brazing are two different processes through which we can join the metals. And as we are studying gold alloys or noble metals, alloys of noble metals, so soldering and brazing material for noble metals is our topic. Soldering simple is to join two metals at low temperature with the help of a solder. Solder की मिसाल मैंने आपको दी थी कि जैसे हम वो तारों को टांका वगैरह लगाते हैं ना, उसको सोल्डरिंग कहते हैं। देखा हुआ ना तारों को टांके लगाते हुए? यस सर। तो क्योंकि उसके साथ वो एक दूसरी तार होती है, उसको गर्म करके उसके ऊपर रखते हैं तो वो सोल्ड हो जाती है। तो वो मेटल है, वो भी मेटल है ना, वो कॉपर वायर होती है, ये सिल्वर वायर होती है, उसके ऊपर जो वो हम रखते हैं सोल्डर, वो टिन होता है अमूमन, उसमें शायद थोड़ी बहुत सिल्वर भी होती हो। तो वो जो चीजें हैं उसको हम सोल्डरिंग एंड अच्छा जी, फिर उसने भी वही लिखा है कि नॉट फीलिंग वेल। बहुत अच्छा भाई, अब अगर कोई फीलिंग वेल नहीं करता तो वो क्लास से छुट्टी करेगा, ठीक है? फीलिंग वेल तो उस दिन हम भी नहीं कर रहे थे, खांस रहे थे। अच्छा जी। अच्छा, उसके बाद ब्रेजिंग। सोल्डरिंग जो होती है ये अमूमन हम लो टेम्परेचर पे करते हैं। ब्रेजिंग जो है जॉइनिंग ऑफ टू मेटल्स एट हाई टेम्परेचर, ठीक है जी। और इसके अंदर ये होता है कि इसके अंदर जो सोल्डर होता है उसको हम एज अ फिलर यूज करते हैं, ठीक है? कुछ समझ आई इस चीज की? हो दोनों में ही रहा है, एक में सिर्फ सोल्डरिंग में, क्योंकि उसका नाम सोल्डरिंग है तो उसको ध्यान में रखें कि सोल्डर साथ में यूज कर रहे हैं बस, और लो टेम्परेचर पे हो रहा है। दूसरे में भी सोल्डर यूज हो रहा है, लेकिन उस सोल्डर को हमने एज अ फिलर रखा है और टेम्परेचर हमारा हाई है। बस ये इन दोनों के अंदर आपने डिफरेंस ध्यान में रखा, ठीक है? लगता है आज आप लोग सोए रहते हो यार, मुझे नहीं समझ आती। यस सर ठीक है, यस सर ठीक है। बड़ी मेहरबानी जी, बड़ी मेहरबानी जनाब। लार्ज रेस्टोरेशंस और अप्लायंसेस, उनको क्या करेंगे हमने पहले बात की थी। लार्ज से मुराद ये नहीं है कि हमने कोई किसी घर की कोई जाली बना ली है या मतलब किसी खिड़की का कुछ वो बना लिया है। लार्ज इन रिस्पेक्ट ऑफ प्लेसिंग इन अ माउथ, मुंह के अंदर हम जो ब्रिजेस या क्राउन्स बनाते हैं तो हमेशा ध्यान में रखें कि क्राउन जो होते हैं वो थोड़े से 5-6 जो हैं ये काफी होते हैं, और अगर ब्रिज भी हमने बनाना है ना तो ज्यादा से ज्यादा 3 यूनिट का ब्रिज होता है। उसके बाद जो ब्रिज होते हैं वो उसको लॉन्ग स्पैन ब्रिज कहते हैं। तो वो अगर बनते हैं तो अमूमन वो ठीक नहीं बनते। हमारे इधर तो होता ही है कि आपने अगर पेशेंट देखेंगे तो ऊपर आखिरी थर्ड मोलर से लेके दूसरे थर्ड मोलर तक उनके ब्रिज बने होंगे लोगों के, और वो चलते भी इतने अरसे तक नहीं है, खराब भी होते हैं, मरीज खुद भी खराब होता है और डॉक्टर को भी फिर बाद में गालियां देता रहता है। तो ज़हन में रखें कि सिर्फ और सिर्फ जो ब्रिज आपको पढ़ाया जाए बस उसको आपने बनाना है, बाकी उसके बाद पार्शियल डेंचर या फुल डेंचर का काम आ जाता है। अभी कल ही मेरे पास एक पेशेंट आया तो वो कहता है जी मेरे अपर डेंचर को, कल नहीं शायद परसों, हाँ, अपर डेंचर मैंने बनवाना है और वो फिक्स लगवाना है। अब नीचे उसका ब्रिज बना हुआ है, अपर डेंचर आप अंदाजा लगाएं, और वो कहता है मैं फिक्स लगवाना चाहता हूँ। मैंने उससे कहा ठीक है जी, मैंने कहा इसमें आपके कम से कम 5-6 तो आपके इम्प्लांट लगेंगे। अब इम्प्लांट के बारे में ज़हन में रखें कि इम्प्लांट हमें कितने का आता है।
कम से कम 25-26 हजार रुपए का इम्प्लांट आपको खुद खरीदना पड़ता है। ठीक है जी। उसके बाद आप उसको जब लगाएंगे तो उसको लगाने के बाद 2-2.5 महीने तक वो रहेगा। उसके फेलुअर के चांसेस भी हैं, उसके अंदर और चीजें भी हो सकती हैं, और सिर्फ 25-26 की मैं बात कर रहा हूँ। उसके अंदर बाज़ औक़ात आपको बोन की जरूरत पड़ सकती है, आर्टिफिशियल बोन। 9,000 रुपए की तकरीबन वो आती है। उसके बोन जब भी होगी उसके साथ मेम्ब्रेन भी लगेगी, 7-7,500 रुपए की वो भी आती है। तो 60-70 हजार रुपए से लेके लाख रुपए तक लोग लेते हैं। अब आप खुद अंदाजा लगाएं कि इसके ऊपर आपका खर्चा कितना है, रिस्क कितना है, आपका इक्विपमेंट कितना लग रहा है, आपका टाइम कितना लग रहा है, और उसकी बेस पे आपको बचत कितनी हो रही है। जो इम्प्लांट लोग करते रहते हैं ना जी, तो एक आध हो तो वो तो कोई मसला नहीं है। अब जब ये हो जाएगा तो कितना होगा। वो मेरे पास आया, तो मैंने कहा यार कम से कम 5-6 लाख रुपए आपका खर्चा आएगा इसको। तो उस आदमी ने मुझे क्या सुना, ओ जी मुझे तो किसी ने कहा जी 2 लाख रुपए 2.5 लाख रुपए खर्चा आता है पूरे अपर टेंशन। मैंने कहा जी आप ऐसा करें कि जिसने ये आपको कहा है ना, आप उसके पास चले जाएं। और मैंने उसे कहा कि कम से कम 2-2.5 महीने, क्योंकि मैक्सिला है, तो मैंने उसे कहा जी 2-2.5 महीने आपको इंतजार करना पड़ेगा। ओ जी ये तो बड़ा टाइम है। मैंने कहा जी आप उसी के पास चले जाएं जो आपसे 2-2.5 लाख रुपए में काम करके दे रहे हैं ना, बहुत अच्छा आदमी है। उसके पास जाएं, उसको 2 लाख रुपया दें, काम खत्म। मतलब ना मुझे कोई टेंशन ना आपको कोई टेंशन। आदमी चला गया। सर ये क्यों इतना महंगे सर? बता तो दिए बेटा, ये आते ही इतने का ना। आप डेंटिस्ट्री में जब आपने क्लिनिक खोलना है ना तो आपको लग पता जाएगा, फिक्र ना करो। मेरे साथ एक डॉक्टर साहब थे, तो वो कहते हैं यार डेंटिस्ट्री वाले तो बड़ा कमाते हैं। मैंने कहा डॉक्टर साहब आप बेटा आपका बन गया खैर से, आप उसको क्लिनिक खोल ले, लग पता जाएगा आपको कि कितना कम कमा लेते हैं। कैसे है कमाते नहीं, ये नहीं है कि कमाते नहीं है, ये भी आपको बता दूं। लेकिन जो लोगों के जहन में क्या है ना कि बस वो इंग्लैंड वगैरह वाले, उसके बारे में भी आपको बता दूं। हमारा एक दोस्त है, वो उधर कंसल्टेंट है, तो उस दिन बात हुई तो वो कह रहा था मैं 36वां के 38वां मरीज देख रहा हूँ। आप अंदाजा लगाएं, कंसल्टेंट वहां पे 38 मरीज देखता है। ये जो इंग्लैंड वगैरह वाले हैं ना, उधर को आराम से नहीं कमाते, उधर वो जिस तरीके से कमाते हैं लग पता जाता है उनको। सर वहाँ पे तो ड्यूटीज बड़ी सख्त होती है। तो वही कहता हूँ ना, तो हमारे इधर जो है मैं इधर ही हूँ फिक्र नहीं। हाँ सर आप वीडियो ना आप क्या करें सर जी, सर वीडियो ना आप क्या करें सर, एक हफ्ते में सर बस आपका दीदार नसीब होता है। बड़ी मेहरबानी जी, बड़ी मेहरबानी। मेरे इस लेक्चर का भी दीदार कर लिया करो। उधर तो कोई देखता नहीं है, मैं हैरान हूँ। इधर मैसेज पे मैसेज मुझे आ रहे होते हैं, वो जी लेक्चर अपलोड कर दें जी, वो कर रहे हो भाई। लेक्चर अपलोड करना आसान तो नहीं है, उसके अंदर मैंने उसके कीवर्ड्स भी बनाने हैं, उसका मैंने लिखना भी है, उसकी डिस्क्रिप्शन भी थोड़ी बहुत लिखनी है, उसका सारा सिस्टम सेट करके फिर उसको डालना है। चले अच्छा जी, इसके ऊपर आते हैं। अब वो जो बड़े पीसेस होते हैं ना, उसमें बाजू का हमारे पास पेशेंट आते हैं जिनके 2-3 जगहों पे हमने कुछ पीसेस मतलब बनने होते हैं ना, जो फिक्स प्रोसेसेस होते हैं, तो उनकी कास्टिंग अलग अलग कर ली जाती है। फिर उनको रख के आपस में नजदीक, तो उनकी सोल्डरिंग या ब्रेजिंग करके उनको हम क्या करते हैं, आपस में ज्वाइंट कर लेते हैं। तो ये सोल्डरिंग या ब्रेजिंग आपको इसलिए समझा रहे हैं, ये नहीं है कि आपने बाहर में निकल के वेल्डिंग की दुकान खोलनी है, गाड़ियों के अंदर वेल्डिंग शुरू कर देनी है। ठीक है जी। सोल्डरिंग इसलिए आपको बता रहे हैं और इसलिए पढ़ाया जा रहा है कि आपके पास जब वो लॉन्ग स्पैन ब्रिज आएगा तो आपको पता हो कि ये सोल्डर हो चुका है या इसमें ब्रेजिंग हुई है, क्यों, और फिर उसके साथ क्या इफेक्ट हो सकते हैं। क्योंकि जब उसको हीट पहुंचती है, अगर वो ब्रेज्ड है, तो फिर क्या होगा कि उसमें थोड़ी सी डिस्टॉर्शन भी आने के चांसेस हो सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद यही डिस्टॉर्शन की बात करते हैं कि टू प्रिवेंट डिस्टॉर्शन क्या करेंगे हम। लॉन्ग स्पैन ब्रिज को जब हमने फौरी तौर पे कूलिंग उसकी करनी है तो क्या होगा जी, सर वो क्विंचिंग क्वेंचिंग तो करेंगे ही नहीं ना। आपका क्वेश्चन नहीं वो इसमें यही है ना, ये दोनों लाइनें जो आखिर वाली हैं आपस में मिली है कि लार्ज स्पैन रेस्टोरेशन जब हम बनाते हैं ना, तो उनको हमने ब्रेजिंग या सोल्डरिंग के साथ किया, किस लिए करते हैं कि हम उसको
ज्वाइन कर लें। और वो ज्वाइन क्यों किया जाता है? इसलिए कि वो डिस्टॉर्शन जो होती है, एक तो इसके साथ भी हो सकती है ना अगर ब्रेजिंग हो खाली, लेकिन ब्रेजिंग हम ज्यादातर नहीं करते, सिंपल की होती है, लेकिन ब्रेजिंग भी बाज़ औक़ात हो जाती है। लेकिन असल जो होती है जब हमने कास्टिंग की होती है ना, तो उसको जब कूल करते हैं तो उस लॉन्ग स्पैन ब्रिज को जो होता है ना, उसके अंदर क्या होता है, उसमें डिस्टॉर्शन आ सकती है। ठीक है ना? सर तो उसके अलावा भी हम इसके लिए क्या करेंगे, डिफरेंट मटेरियल्स हम यूज कर सकते हैं। किस चीज के लिए? क्या हो रहा है भाई, आप लोग अपने जरा से ये माइक को बंद सना रखा करें। सना नजाकत ये पता सर इनको जरा ऑफ कह दें, ऑफ कर दें खुद प्लीज। मैंने खुद बंद कर दिया। चलो अच्छा जी, अब डिफरेंट मटेरियल्स हैं हमारे पास। 4 जो है गोल्ड विनियर क्राउन, उसको हम क्या कर सकते हैं, इट मे बी जॉइंड टू अ प्रीशियस मेटल पोर्सलिन बॉन्डिंग अलाय स्ट्रक्चर फॉर ब्रिज वर्क। तो प्रीशियस बॉन्डिंग अलाय स्ट्रक्चर क्या हो सकती है जी हमारी? सर ये प्लेटिनम नहीं, हाँ प्लेटिनम भी हो सकती है, लेकिन अमूमन गोल्ड वगैरह ही होता है ना। तो हम उस विनियर को प्रीशियस मेटल पोर्सलिन बॉन्डिंग अलाय के साथ हम कर सकते हैं। और ये विनियर है, विनियर का मतलब आपके ज़हन में होना चाहिए, विनियर सिर्फ कवरिंग होती है, पूरा ब्रिज नहीं होता। ठीक है, ओके ठीक है, समझ आ गई? यस सर यस सर। अच्छा, ब्रेजिंग जो होती है, बेटा का पानी देना। सर ये विनियर जरा फिर से वो करे, वो सिर्फ कवरिंग होती है? सिर्फ कवरिंग, सिर्फ सामने वाले हिस्से के ऊपर जो हम उसको कवर करते हैं ना, उसको विनियर कहते हैं। आप विनियर को थोड़ा आप लोग थोड़ा सा गूगल भी किया करें। अभी पिछले दिनों मुझे एक ने क्वेश्चन किया कि जी वो क्या उसको कहते हैं, जो हम करते हैं इसके सोल्डरिंग करते हैं, तो इसके जो कंपोनेंट्स होते हैं, तो बार्स होती हैं और दूसरी क्या होती हैं? एक जो सोल्डरिंग आयरन होता है। क्लास बार और क्लास, बार और क्लास पर उसके अलावा एक और चीज भी थी, और वो सैडल सर। सैडल के अलावा एक और चीज भी थी। एक मिनट वापस जाते हैं इधर, मुझे भी थोड़ा सा वो हो गया इधर देश। वो एक और कंपोनेंट होते हैं जिसमें हम उसको करते हैं, बार होती है और एक और चीज होती है, उसको पता नहीं मेरे ज़हन से निकल गया है। चलें उसको बाद में बात, जो ही मुझे याद आता है फिर आपसे बात करता हूँ उसके ऊपर। तो वो जो होगी उसके जो कंपोनेंट्स हैं, उसके अंदर एक और चीज होती है, कनेक्टर्स। सॉरी, कनेक्टर्स के बारे में पूछ रहे थे। तो कनेक्टर सिंपल चीज है, कनेक्टर कोई भी चीज किसी दूसरी चीज को आपस में कनेक्ट करे। शुरू में मैंने आपको बताया था जो हमारे पॉन्टिक और वो जो है अबटमेंट जो थे, तो ये भी तो आपस में कनेक्ट हुए हैं ना। तो जिस जिस पॉइंट पर ये कनेक्ट हुए हैं वो भी कनेक्टर है। और अगर हम सैडल को किसी दूसरी चीज के साथ कनेक्ट कर रहे हैं तो वो भी एक हमारा कनेक्टर है। कोई भी चीज कनेक्ट जब करेगी उसको कनेक्ट करेंगे, वो चाहे वो बार की शक्ल में हो, चाहे वो किसी भी शक्ल में हो। अच्छा जी, आईएसओ की स्टैंडर्ड जो है वो ब्रेजिंग के बारे में क्या कहते हैं, वो यही है कि अलाय सूटेबल फॉर यूज एज अ फिलर मटेरियल in operations in which dental alloys or their parts are joined to form a dental restoration। तो ये ISO की वो है डेफिनेशन है, इसको आप लोगों ने याद करना है और एज इट इज याद करना है। बाज लोग अब ऐसे भी हैं आप में से कि वो डेफिनेशंस जो मैंने बताई हैं उनके अंदर से अपनी डेफिनेशंस निकाल के तो मुझे भेज रहे हैं कि जी इनको देख लें कि ये कैसी है। भाई जब मैंने आपको एक डेफिनेशन लिख दी है तो या तो उसके अंदर कोई डेफिशिएंसी है तो आप मुझे वो बता दें कि सर आपने ये जो डेफिनेशन लिखी है वो गलत है, या फिर आप मतलब उसके अंदर अगर वो नहीं है तो फिर जो मैंने लिखी हुई है वो लाजमी बात है कि स्टैंडर्ड डेफिनेशन हमेशा स्टैंडर्ड होती है, आप खुद नहीं बनाते, ये भी ज़हन में रखें। तो फिर आप उसको वो करें। अब जैसे अभी आईएसओ की स्टैंडर्ड जो है वो है डेफिनेशन है
ब्रेजिंग की, तो आपने इसको एज इट इज ही याद करना है और एज इट इज ही लिखना है। इसके अंदर ये नहीं है कि आप अपने पास से लिखते रहें। नाउ रिक्वायरमेंट्स ऑफ विच जी फॉर ब्रेजिंग एंड Grazing material. जी and and soldering. soldering. They must be capable to provide a joint which is strongly resistant to corrosion. ठीक है जी। और क्या है कि components which are joined by this process, they should not change their structure or properties. ये नहीं है कि उसकी स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाए, स्ट्रक्चर चेंज हो गई किसी खत्म, या प्रॉपर्टीज अगर चेंज हो गई तो वो भी खत्म। ठीक है जी। तो ये पहली रिक्वायरमेंट। और द अदर वन इज टेंसाइल स्ट्रेंथ, उसको खींचने वाली जो स्ट्रेंथ होती है उसको एक्सीड नहीं करना चाहिए, उसकी प्रूफ जो 0.2% प्रूफ स्ट्रेसेस जो हमने पढ़ी हुई है उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है जी। वो भी किससे, जो उन दोनों कंपोनेंट्स में वीकर हो। ये स्ट्रॉन्गेस्ट की बात नहीं कर रहे, वीकर की बात कर रहे हैं। जो वीक कंपोनेंट होगा उसकी प्रूफ स्ट्रेस से ज्यादा नहीं एक्सीड करनी चाहिए टेंसाइल स्ट्रेंथ ब्रेस जॉइंट की। ये आगे दूसरी। उसके अलावा देयर शुड बी नो विजिबल साइन ऑफ कोरोजन, क्योंकि कोरोजन रेजिस्टेंस हमने बात की है ना, तो हमें कोरोजन नजर नहीं आनी चाहिए उसके अंदर। क्योंकि अगर, और वो कब नजर नहीं आनी चाहिए कि हम उस ब्रेस जॉइंट को रखें किसमें, अ सॉल्यूशन ऑफ लैक्टिक एसिड एंड सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड को खास सोल्यूशन नहीं है, ये आम नमक का सोल्यूशन है। फॉर 7 डेज, सिर्फ 7 दिन के लिए हम उस ब्रेस जॉइंट को उसके अंदर रख लें या लैक्टिक एसिड के अंदर, और फिर उसको हम निकाल के देखें तो वो कोरोड ना हो रहा हो। ठीक है जी। उसके अलावा रिक्रिस्टलाइजेशन, ग्रेन ग्रोथ उसके अंदर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो हीट हमारी इतनी ज्यादा हो गई है कि रिक्रिस्टलाइजेशन उसने शुरू करा दी तो वो तो सारा कुछ चेंज हो गया, प्रॉपर्टीज भी और स्ट्रक्चर भी। और डिस्टार्शन तो ब्रेजिंग प्रोसेस प्रोसीजर के अंदर हमने पहले बात की है कि होनी नहीं चाहिए, क्योंकि टेम्परेचर को हमने लो ही रखना है। लो से मुराद ये है कि इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए। ब्रेजिंग ठीक है हाई टेम्परेचर पे होती है, लेकिन क्योंकि उसके अंदर फिलर यूज किया जाता है तो इसलिए कोशिश यही होनी चाहिए कि ब्रेजिंग जब करें तो हम उसके ऊपर आए। और ये ब्रेजिंग हम जो है लैब में करते हैं, ये भी ध्यान में रखिएगा, उसके अंदर अपनी इसकी मशीनें होती हैं। नाउ ब्रेजिंग मटेरियल का एक डेफिनेट फ्लो टेम्परेचर होना चाहिए, जो कि मेल्टिंग पॉइंट जो होते हैं जिन अलाय जिनको हम ज्वाइन कर रहे हैं उनसे लो ही रहे। तो ये ध्यान में रखिएगा, ये सारी प्रॉपर्टीज, ये पूरा क्वेश्चन बाजू का आ जाता है। और व्हाट इज द फ्लो टेम्परेचर, इट इज द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच द फिलर मटेरियल, वो जो हम फिलिंग कर रहे हैं, जो हमारा सोल्डरिंग मटेरियल है, जो जिसको हम कहेंगे सोल्डर को हम यहाँ पे फिलर के तौर पे कर रहे हैं ना ब्रेजिंग में, इज फ्लूइड। ठीक है जी, ताकि वो फ्लो कर जाए गैप में और वेट कर दे सरफेसेस ऑफ मेटेलिक पार्ट्स। दो मेटल्स प्लेट हैं जैसे ये देखें, तो इनके अंदर अगर हमने डाल दिया कोई मटेरियल तो वो इनके अंदर फ्लो करके इन दोनों को वेट करके इन दोनों को पकड़ ली यूं करके। ये मैंने दबा दिया, वो नीचे दबाता नहीं है, लेकिन मतलब वो इनको फ्लो करके इन सारी के इसके अंदर पहुंच जाए। जैसे हम एल्फी डालते हैं, तो जब तक वो एल्फी उसके अंदर जाके दो पार्ट्स के अंदर उसको वेट करके आपस में वो ज्वाइन कर देती है, सेम यही चीज इसमें है, लेकिन यहाँ पे हम टेम्परेचर दे रहे हैं, एल्फी में हम टेम्परेचर नहीं देते। ठीक है जी। नाउ शोल्डर्स आ गए हैं, और जी ब्रेजिंग को यहाँ पे